अस्सलाम वालेकुम जी। आज का लेक्चर हमारे पास है थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम, जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में। तो जीरो लॉ तक पहुंचेंगे मगर जब हमारा कंसेप्ट थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम के बारे में क्लियर होगा। तो शुरू करते हैं कि थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या होता है, इसमें क्या शराइत हैं, ये सारा कुछ अभी हमें समझ आ जाएगा। तो जनाब थर्मोडायनेमिक्स जो है ना वो बुनियादी तौर पे इक्विलिब्रियम स्टेट्स के साथ डील करती है। और जब आप लफ्ज इक्विलिब्रियम बोलते हो तो इसका मतलब स्टेट ऑफ बैलेंस, कि चीजें आपके पास चेंज नहीं आएगा। तो आपके पास इक्विलिब्रियम स्टेट हम कहेंगे जब कोई अनबैलेंस पोटेंशियल यानी एनर्जी में कोई बदलाव यानी एनर्जी दोनों तरफ में सेम हो या कोई भी ड्राइविंग फोर्स ना हो सिस्टम में। तो आपके पास वो सिस्टम किस स्टेट में माना जाता है? इक्विलिब्रियम स्टेट में माना जाता है। अगर हम कहें कि अगर एक इक्विलिब्रियम सिस्टम का मतलब कोई चेंज नहीं आए सिस्टम के अंदर, जब वो सराउंडिंग से आइसोलेट है यानी सराउंडिंग से उसका लेना देना नहीं है और अब सिस्टम में चेंज भी नहीं आ रही, तो हम मानेंगे कि सिस्टम आपका इक्विलिब्रियम के अंदर है। ठीक है, तो अब आप इसे ऐसे भी कह सकते हो कि हम कहेंगे कि सिस्टम आपका स्टेट ऑफ थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में है जब आपके पास कोई भी मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी में बदलाव ना आए, यानी आपकी मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज यानी उसका टेम्परेचर, उसका प्रेशर कांस्टेंट रहे, यानी वो आपके उसमें बदलाव ना देखें और वो सिस्टम अपने सराउंडिंग से भी आइसोलेट है, तब हम कहेंगे कि थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम है। इसको अभी डिटेल में समझते हैं, ये डेफिनेशन हमें अभी मजीद समझ आती है जब हम आगे चलते हैं। तो मोटी मोटी बात क्या हो गई कि स्टेट ऑफ थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या है कि किसी भी मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी में चेंज नहीं आना चाहिए और सिस्टम सराउंडिंग से आइसोलेट होना होगा। तो अब आपके पास हम कहेंगे कि जो थर्मोडायनेमिक्स में हम जो आप कह लो कि प्रॉपर्टीज ऑफ फिजिकल सिस्टम है जो इक्विलिब्रियम में हम देखते हैं, वो आपके पास तीन तरह की होती हैं जो इक्विलिब्रियम स्टेट्स में हम स्टडी कर रहे होते हैं। तो आपके पास कोई भी सिस्टम थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में नहीं होगा जब तक आपके पास उसके रेलिवेंट तमाम प्रॉपर्टीज इक्विलिब्रियम में ना हो जाएं। यानी जैसे यहाँ पे मैकेनिकल इक्विलिब्रियम की बात करेंगे, केमिकल इक्विलिब्रियम की बात करेंगे, फिर थर्मल इक्विलिब्रियम की बात करेंगे। समझ आ गई बात? तो अब पहले मैकेनिकल इक्विलिब्रियम समझ लेते हैं कि आपके सिस्टम पे कोई भी बैरूनी फोर्स अमल नहीं कर रही या ना सिस्टम के यानी सिस्टम पे अमल नहीं कर रही और आपके पास बिटवीन द सिस्टम अब कोई भी यानी सम ऑफ फोर्सेस इक्वल हुआ है। तो हम कहेंगे और उसकी सराउंडिंग से और सिस्टम के अंदर भी कोई भी अनबैलेंस फोर्स नहीं है, तो सिस्टम किस में होगा? मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में है। यानी न्यूटन का सेकंड लॉ को सम ऑफ फोर्सेस जो आपकी एक्ट कर रही होगी चाहे बाहर से चाहे अंदर से, अनबैलेंस नहीं यानी सम ऑफ फोर्सेस जीरो होना चाहिए, तो हम कहेंगे सिस्टम किस इक्विलिब्रियम में है? मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में है। तो इसकी मोटी निशानी ये है कि सिस्टम के अंदर प्रेशर तमाम मकामात पे एक जैसा होगा और वक्त के साथ बदलेगा भी नहीं। ठीक है, तो ये मोटी निशानी है कि अगर आपका पूरे सिस्टम में प्रेशर एक जैसा रह रहा है तो हम कहेंगे मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में और उसमें चेंज भी नहीं आ रहा। अच्छा, अब उल्टा सोचो कि अगर अनबैलेंस फोर्स होगी तो इसका मतलब सिस्टम में चेंज आएगा, सिस्टम में फोर्स एक्ट करेगी, वो सराउंडिंग से भी हो सकती है, वो विद इन द सिस्टम भी हो सकती है। तो वो चेंज उस वक्त तक आती रहेगी जब तक आपका मैकेनिकल इक्विलिब्रियम हासिल नहीं हो जाता। बात समझ आ गई? तो ये एक शर्त आपको पहली समझ आ गई कि मैकेनिकल इक्विलिब्रियम भाई होना चाहिए हमारे सिस्टम में। अगली चीज क्या है? केमिकल इक्विलिब्रियम। अब केमिकल इक्विलिब्रियम यानी आपके सिस्टम के अंदर कोई भी रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन नहीं होना चाहिए, कोई कंपोजिशन चेंज नहीं होनी चाहिए और यानी आपके पास प्योर सब्सटेंस है या मिक्सचर जैसा भी है वो आपके पास वैसा रहे, यानी आपके पास थ्रू आउट द सिस्टम उसमें बदलाव ना आए, तो आप इस कहेंगे कि वो केमिकल इक्विलिब्रियम है वहां पे। अच्छा, अब आपके पास अगर हम कहें कि कोई केमिकल रिएक्शन नहीं है, कोई एनर्जी ट्रांसफर नहीं हो रही सिस्टम से अंदर से बाहर से, तो यानी सच है डिफ्यूजन की मिसाल ले लो, तो आप कहोगे सिस्टम किस स्टेट में है? केमिकल इक्विलिब्रियम की स्टेट में है। अब अगली बात बड़ी अहम है, थर्मल इक्विलिब्रियम हम किसे कहेंगे? आप कहेंगे एक सिस्टम के अंदर मैकेनिकल इक्विलिब्रियम भी है, आपके पास केमिकल इक्विलिब्रियम यानी दोनों इक्विलिब्रियम है, मैकेनिकल भी और केमिकल भी,
और आपने उसे सराउंडिंग से आइसोलेट भी किया हुआ है, तो आपके पास वहां पे डायरिथमिक वाल है। डायरिथमिक वाल क्या होती है? जिसमें से हीट फ्लो कर सकती है, ठीक है, और वहां पे कोई स्पॉन्टेनियस यानी अचानक कोई बदलाव ना आए हमारी प्रॉपर्टी के अंदर, तो तब हम कहेंगे कि सिस्टम किस में था? थर्मल इक्विलिब्रियम में था। यानी मोटी मोटी बात कहूं कि आपके पास मैकेनिकल और केमिकल इक्विलिब्रियम था और आपने उसको डायथर्मिक वाल के साथ जोड़ा, और इस जोड़ने के बाद आपके सिस्टम में कोई अचानक बदलाव नहीं आया, स्पॉन्टेनियस चेंज नहीं आया, तो वो सिस्टम किस में है? थर्मल इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। अगर ऐसा ना हो, यानी ये बात मुकम्मल ना हो, तो चेंज आ जाए, यानी सिस्टम चेंज में चला जाए, तो आप कहोगे कि वो जब तक वो चेंज आती रहेगी तब तक सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में नहीं होगा, ठीक है। अगर वो चेंज आनी रुक गई तो हम कहेंगे इक्विलिब्रियम आपका आ चुका है। इसकी मोटी निशानी क्या है? कि टेम्परेचर सिस्टम का हर मुकाम पे एक जैसा होगा, यानी वक्त के साथ बदलेगा नहीं, तमाम सिस्टम में एक जैसी वैल्यू होगी। तो अगर ये कंडीशन है तो हम उसे थर्मल इक्विलिब्रियम मान लेंगे। जैसे आप यहाँ पे देखें 20, 23, 30, 30, अब ये डिफरेंट टेम्परेचर है, यहाँ पे देखो तो क्या पूरे सिस्टम का एक जैसा टेम्परेचर दिख रहा है आपको? तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये थर्मल इक्विलिब्रियम की जानिब जा चुका है। तो जब तक वो नहीं था तो वो आपके पास ट्रांसफर करते रहेंगे। तो इसी की मिसाल जरा एक और तरीके से ले लेते हैं कि अगर आपके प्रेशर में चेंज आ जाती है तो वो शुरू में चेंज तो तेजी से होगी क्योंकि हायर से लोअर की जानिब तेजी से मूव करेगा, मगर आहिस्ता आहिस्ता जाहिर है वो बैलेंस इक्विलिब्रियम पे चला जाएगा, तो दोनों प्रॉपर्टीज एक वक्त आएगा अप्रोच कर देंगी सेम वैल्यू पे। फिर हम कहेंगे कि सिस्टम अब किस में आ चुका है? थर्मल इक्विलिब्रियम में। यानी आपकी मैकेनिकल इक्विलिब्रियम वाली शर्त भी पूरी हो, आपकी केमिकल इक्विलिब्रियम वाली शर्त भी पूरी हो, सिस्टम का टेम्परेचर भी हर मुकाम पे एक जैसा हो, तब हम कहेंगे क्या है? थर्मल इक्विलिब्रियम है आपके पास, ठीक है। तो ये मोटी सी अब एक निशानी आप देखेंगे कि आपको अगर कोई पूछे कि चेक करके बताओ कि सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में है या नहीं, तो आप उसे किसी बॉडी के साथ थर्मल कॉन्टैक्ट पे लगाओ, और अगर उसकी प्रॉपर्टीज में चेंज ना आए, यानी प्रेशर में चेंज ना आए, कोई केमिकल चेंज ना आए, तो हम बोलेंगे वो थर्मल इक्विलिब्रियम में है। तो आपके पास अगर उसकी प्रॉपर्टीज बदल जाती हैं तो फिर वो थर्मल इक्विलिब्रियम में नहीं है, ठीक है। अब एक बड़ी अहम बात कि जो आपका आइसोलेटेड सिस्टम है वो एक थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में टाइम लेता है, तो आपके पास जब वो यानी फौरी तौर पे नेवर डिपार्टेड स्पॉन्टेनियसली, वहां से निकलता नहीं, तो आप कहोगे नो स्पॉन्टेनियस चेंज इन एनी मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी, यानी आपके टेम्परेचर प्रेशर में कोई अचानक बदलाव नहीं आएगा जब सिस्टम किस स्टेट में होगा? इक्विलिब्रियम स्टेट में होगा, ठीक होगी बात। अब एक और तरह की होता है हमारे पास जिसे हम बोलते हैं मेटास्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन। इसमें क्या होता है कि टेम्परेचर और प्रेशर तो इक्विलिब्रियम में है मगर केमिकल जो इक्विलिब्रियम नहीं है, तो हम ऐसे इक्विलिब्रियम को क्या बोलते हैं? मेटास्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन बोलते हैं, ठीक होगी बात। अब इसमें जो लफ्ज आया आपके पास डायरिथमिक वाल का, तो उससे एक लफ्ज और भी होता है एडियाबैटिक वाल। अब एडियाबैटिक वाल थिक स्लैब्स होती हैं स्टायरोफोम की, जो आपके पास इंतहाई सख्त और उसमें रेजिस्टेंस ज्यादा होती है, कोई भी चीज पास नहीं कर सकती, तो हम ऐसी बॉल्स, ऐसी जो वाल्स हैं उसे एडियाबैटिक कह देते हैं। तो आपके पास ये थर्मली इंसुलेटिंग होगी, यानी कि इसमें से हीट भी गुजर नहीं सकती। जबकि डायरिथमिक वाल में हम कहेंगे एक रिजिड शीट ऑफ कॉपर ले की मिसाल ले लो, ये डायरिथमिक है और इसका मतलब आपके पास थर्मली कंडक्टिंग आप इसे शुमार करेंगे, ठीक होगी बात। ये सिर्फ जस्ट आपकी इंफॉर्मेशन के लिए मैंने बता दिया यहाँ पे। अब वो जनाब हमारे पास जो बुनियाद है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, तो आपके पास अगर हम कहें कि सिस्टम ए और बी आपके पास थर्मल इक्विलिब्रियम में है, किसके साथ? एक थर्ड सिस्टम है सी के साथ। तो अब ए और बी का आपस का ताल्लुक नहीं है कोई, तो हम मानेंगे कि ए और बी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, अगर वो आपस में कांटेक्ट में नहीं है। तो आप देखो जरा यहाँ पे फिग में बड़ा अच्छा समझ आ रहा है, ए और बी के बीच में एक इंसुलेटर है, यानी हीट फ्लो नहीं कर सकती, मगर ए और सी के बीच में आप देखो तो हीट फ्लो कर सकती है। तो ए सी के साथ इक्विलिब्रियम में, बी सी के साथ इक्विलिब्रियम में, तब मैं मानूंगा कि ए और बी भी किस में होंगे? इक्विलिब्रियम में। यही चीज आपके पास जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहलाती है कि अगर आपके ए और बी किसी
तीसरे जिस्म के साथ इक्विलिब्रियम में है, तो तब मानो कि वो दोनों जिस्म ए और बी खुद भी इक्विलिब्रियम में है, अगरचे वो इन कांटेक्ट नहीं भी हैं। तो जनाब आपके पास जीरो लॉ से हमें टेम्परेचर का कंसेप्ट आता है, जो कल का हमारा बेसिक लेक्चर होगा। तो आपके पास जाहिर टेम्परेचर से ही फिर आपका फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ की तरफ हम मूव करते हैं। तो आपके पास इसमें हमें एक चीज और भी पता चलती है, यानी जीरो टेम्परेचर का कंसेप्ट भी हमें यहीं से समझ आ रहा होता है, वो जब हम स्केलिंग पे जाएंगे कल वाले लेक्चर में तो देखेंगे। अच्छा, अब आपके जीरो लॉ से हम अगर टेम्परेचर की टर्म में कहें तो हम कहेंगे स्केलर क्वांटिटी होगी टेम्परेचर, ठीक है, जिसमें आपके पास थर्मोडायनेमिक सिस्टम इक्विलिब्रियम में होंगे, यानी टेम्परेचर सेम होगा। ये अगली लाइन, दो सिस्टम अगर थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो हम कहेंगे उनका टेम्परेचर इक्वल है। तो ये भी हमारा आउटकम है किससे, जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से। तो जीरो लॉ आपके पास 1931 में आया, तो ये तो फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ के बहुत बाद की बात है, यानी तो इसीलिए इसको जीरो लॉ का नाम दिया गया, यानी फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ पहले बन चुके थे, तो जीरो लॉ बाद में फिर से इंट्रोड्यूस किया गया, तो इसको माना भी गया। अब जैसे मैंने ये ऊपर एक लाइन लिखी, इसी को एक्सप्लेन करते हैं कि आपके थर्मल इक्विलिब्रियम होगा तो सेम टेम्परेचर, तो इससे एक फायदा बना हमारे पास थर्मोमीटर। अब थर्मोमीटर बेसिकली क्या है, वो अपना टेम्परेचर मेजर करता है, मगर वो थर्मल इक्विलिब्रियम में होता है किसी दूसरे जिस्म के साथ, यानी दो जिस्मों का आपस का टेम्परेचर बराबर हो जाता है, यानी टेम्परेचर इक्वल हो गए। तो हम कहेंगे जब टेम्परेचर डिफरेंट थे तो वो थर्मल इक्विलिब्रियम में नहीं थे, हीट फ्लो करेगी फ्रॉम हायर टू लोअर के साथ। तो ये थर्मल इक्विलिब्रियम का एक कंसेप्ट था जिसमें हमने जीरो लॉ को भी समझा। अब आने वाले लेक्चर्स में हम टेम्परेचर की जानिब बढ़ेंगे, जो कि एक तरह से जीरो लॉ से हमें समझ आया कि जनाब एक स्केलर क्वांटिटी है, अगर वो क्वांटिटी आपकी इक्विलिब्रियम में है तो मानो कि आपका सिस्टम भी थर्मल इक्विलिब्रियम में है। तो ये जनाब आज का हमारा टॉपिक था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।